हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से आप ये मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एक्सेप्ट कर लो। आज जो है हम सेकेंड चैप्टर ऑफ बुक कीपिंग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट का चैप्टर देखा था। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो चैप्टर भी देख लीजिए। ठीक है, आज जो है हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनपीओ। फाइनल अकाउंट हमने सीखा था जो आपको बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आने वाला है, बट वही एनपीओ जो आपको बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ये एक ही क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, इसके ऑप्शन में कोई भी दूसरा अदर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सो एनपीओ का एक ही क्वेश्चन गिवन होगा और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही। तो पहले यहाँ की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि एनपीओ होता क्या है। तो एनपीओ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझते हैं, देन आपको एनपीओ का मीनिंग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम किसे कहते हैं? The profit organization main objective is to earn profit। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसे कमाना, पैसे अर्न करना, उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट किया था उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो सारे क्वेश्चंस किसके थे? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। इसीलिए हमें उसमें क्या मिलता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो दे आर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। और वहीं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यानी कि एनपीओ की बात करें तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। The main objective of non-profit organization is to provide service। अच्छा, अब सर्विस भी हम किसे प्रोवाइड करेंगे? किसी को भी? ठीक है, नहीं, अपने जो मेंबर्स होंगे, जो एनपीओ के मेंबर्स होंगे, उन्हीं को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट और एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स। आई होप कि दोनों का डिस्टिंग्विश समझ में आ गया होगा आपको। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इसको कैंसिल क्यों किया? वो कैंसिल गलती से नहीं हुआ है, उसे जानबूझ के कैंसिल किया गया है। दैट हमारा चैप्टर क्या है? 12th स्टैंडर्ड में एनपीओ। तो हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है हमें ये चैप्टर में। ठीक है, इसलिए मैंने इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एनपीओ में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, उसे जानना आपको बहुत जरूरी है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है रिसिप्ट। जो है रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड। ओके, नॉर्मली हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव्ड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो वहां पे रिसिप्ट वर्ड यूज करते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि मिल गया। ठीक है, इनकम रिसीप्ट, ठीक है, या फिर इनकम रिसीव, दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन वर्डिंग थोड़े अलग अलग है। ठीक है, सो रिसिप्ट वर्ड यूज किया जाता है एनपीओ में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, हमने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रिसिप्ट। रिसिप्ट के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकेंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट। पहले समझते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस विच आर रेकरिंग इन नेचर। सर रेकरिंग इन नेचर मतलब? रेकरिंग मतलब कंटिन्यूअस, जो बार बार रिसिप्ट होता है। ठीक है, बार बार रिसिप्ट होता है। छोटे मोटे इनकम जो होते हैं शॉर्ट टर्म वाले, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट मींस विच आर रिकरिंग इन नेचर, और ऐसे इनकम जो हमें बार बार रिसिप्ट होते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, शॉर्ट टर्म रिसिप्ट। ठीक है,
इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे सर? एग्जांपल्स होते हैं जैसे मेंबरशिप फीस, अगर कोई नया मेंबर एनपीओ में ज्वाइन हो रहा है, यानी कि अगर वो मेंबर्स बनना चाहता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसे मेंबरशिप फीस भरनी होती है। जैसे कि हम अगर मान लो किसी जिम खाना या फिर कोई ऐसे स्कूल्स वगैरह, ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे अगर आप मेंबर बनना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर फीस भरना होता है, तभी आप उसके मेंबर बन पाओगे और तभी उसकी फैसिलिटीज को क्या कर पाओगे, यूटिलाइज कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? मेंबरशिप फीस, जिसे एनपीओ में क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान में रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पता चलने वाला है। ठीक है, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यही ऐसा वर्ड है जो आपको आगे तकलीफ देगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तकलीफ देगा। सो मेंबरशिप फीस मीन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देन उसके बाद में एडमिशन फीस, जब कोई न्यू मेंबर एडमिट होता है, या एंट्रेंस फीस भी कहते हैं उसे। ठीक है, एंट्री के टाइम में जो फीस देता है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? डिविडेंड मिलता है शेयर्स के ऊपर। अगर एनपीओ ने किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में, ठीक है, तो वो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, वो भी क्या है आपका? रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिकरिंग इन नेचर। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा डोनेशन। ठीक है, डोनेशन यानी कि जो डोनेशन रिसीव्ड होता है सिंपली उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और लास्ट में एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप सो कि समझ में आया होगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट मींस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, मतलब कि रेवेन्यू में क्या था? जो रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल में क्या होगा? नॉन रिकरिंग इन नेचर, कभी कभी होने वाले रिसिप्ट, उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। या फिर आप उसके दूसरे वर्ड में कह सकते हैं उसे लॉन्ग टर्म रिसिप्ट। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं उसे? लॉन्ग टर्म रिसिप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मींस शॉर्ट टर्म रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट मींस लॉन्ग टर्म रिसिप्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें 3 एग्जांपल्स ही मैंने लिखे हैं, ये ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वर्ड दिया है, फर्स्ट एग्जांपल दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, मतलब कि आपने पूरी लाइफ का, अपनी पूरी लाइफ का मेंबरशिप फीस भर दिया। ठीक है, यानी कि अगर आप एनपीओ के पॉइंट ऑफ से सोच रहे हो, तो कोई जो मेंबर होगा आपके पास ज्वाइन हो रहा है एनपीओ में, उसने अपनी पूरी लाइफ का मेंबरशिप फीस भर दिया आपके पास एनपीओ में। तो ये अब बताओ मुझे, अगर वो पूरी लाइफ का मेंबरशिप फीस ले लेता है, तो क्या एनपीओ फिर से उसे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ या फिर आने वाले कुछ सालों के बाद फिर से उससे मेंबरशिप फीस मांग सकती है? तो द आंसर इज नो, बिकॉज उसने पूरी लाइफ का मेंबरशिप फीस एक ही बार में ले लिया है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? कैपिटल रिसिप्ट या फिर लॉन्ग टर्म रिसिप्ट, है ना। अब वो दोबारा तो नहीं मेंबरशिप फीस लेगा, ठीक है, मेंबरशिप नहीं लेगा वो। ठीक है, तो ये होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड वन इज लेगेसीज। ठीक है, लेगेसी क्या होता है? लेगेसी मतलब कि जैसे कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसके असेंडेंट और डिसेंडेंट में फैमिली में कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसके फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपनी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, जो एक विल होता है, ठीक है, वसीयत कहते हैं जिसे, कि मेरे मर जाने के बाद में ये वसीयत जो है इस सो इन सो पर्टिकुलर एनपीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को या ट्रस्ट को डोनेट कर दी जाए, ऐसा उसका वसीयतनामा वो बना के जाता है। ठीक है, तो अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे किसी एनपीओ को दान में दे देता है या डोनेट कर देता है, ठीक है, उसे कहा जाता है लेगेसी। तो ये भी तो डेली तो नहीं होगा ना, ठीक है, कभी कभी होगा, तो नॉन रिकरिंग कहलाएगा। और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म का होगा। ठीक है, सो आई होप सो फर्स्ट एग्जांपल लाइफ मेंबरशिप फीस, सेकंड एग्जांपल लेगेसी, समझ में आया। अब थर्ड एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सर डोनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डोनेशन, डोनेशन आपने यहाँ पर भी लिखा था सर रेवेन्यू में, रेवेन्यू रिसिप्ट में भी डोनेशन आपने लिखा था, और कैपिटल रिसिप्ट में भी डोनेशन लिखा है। तो सर दोनों हमें कैसे पता चलेगा कि डोनेशन किस में लिखना है, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? सो यहाँ पे फर्क समझो जरा। मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ पे सिर्फ डोनेशन लिखा है। ठीक है, इस डोनेशन का मतलब, अगर आपको डोनेशन कोई दे रहा है, एनपीओ को डोनेशन रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि डोनेशन किस पर्पस के लिए है,
बस डोनेशन कर दिया। अब ये डोनेशन का पैसा एनपीओ क्या करेगी, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, सैलरी पे करने के लिए, है ना, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, या फिर कोई एक्सपेंस इनकर्ड करने के लिए वो यूज कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट में जो लिखा है दैट इज डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब कि अगर डोनेशन रिसीव कर रही है एनपीओ तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव कर रही है, ठीक है। यानी कि जिसने डोनेशन दिया है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दे रहा है। मान लो कोई मिस्टर ए नाम का पर्सन है, उसने एनपीओ को डोनेशन दिया, मान लो 10 लाख रुपीज, और बोला कि ये 10 लाख रुपीज जो है सिर्फ क्या होने चाहिए, स्टूडेंट्स के बुक्स के लिए खर्च किया जाए। किसके लिए खर्च किया जाए, स्टूडेंट्स के लिए जो बुक्स आती हैं सिर्फ उसके लिए ही खर्च किया जाए। तो इसे क्या कहेंगे हम, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, बिकॉज डोनेशन देने वाले ने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि डोनेशन का पैसा किस पर्पस के लिए खर्च किया जाए, बुक्स के लिए खर्च किया जाए। तो जब पर्पस स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। लेकिन अगर पर्पस स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, जस्ट डोनेशन लिखा है यानी कि जनरल डोनेशन, तो वो कहाँ पे आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। आई होप सो ये दोनों पॉइंट जो है रिसिप्ट के समझ में आए होंगे, दैट इज रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रिकरिंग इन नेचर, शॉर्ट टर्म रिसिप्ट, एंड कैपिटल रिसिप्ट मतलब नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड लॉन्ग टर्म रिसिप्ट। आई होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो को वापस से रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेमेंट। फर्स्ट वहां पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था रिसिप्ट, नाउ सेकंड वन इज पेमेंट, ठीक है। हम पेमेंट को और भी क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर। पेमेंट को क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर। तो हम पहले ये दो एक्सपेंडिचर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, ये सिर्फ आपको एमसीक्यू में यूज होता है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर नहीं आता। सो इसलिए 1 एंड 2, ठीक है, हम इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सो देखते हैं क्या लिखा है, that revenue expenditure, first one is revenue expenditure and second one is capital expenditure। जैसे हमने रिसिप्ट में देखा था रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर लिखा है, और पहले वाले में क्या लिखा था, रिसिप्ट लिखा है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमने पहले पढ़ा, उसका मतलब क्या, जो बार बार रिसिप्ट हो रहा है उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो बार बार एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो रेकरिंग इन नेचर है और शॉर्ट टर्म के लिए, दैट विल बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में, ठीक है, जो बार बार खर्च हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते तो आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है, जैसे सैलरी, रेंट पे कर दिया, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टैक्स पे करना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर दिया, ठीक है। ऑडिट फीस जो ऑडिटर को देते हैं, ऑडिटर यानी सीए, सीए को जो ऑडिट फीस देते हैं वो, इंटरेस्ट पे कर दिया, डेप्रिसिएशन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे क्या है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एटसेट्रा लिख दिया मैंने लास्ट में, ताकि इसमें और भी बहुत सारे हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल्स बताए। तो आई होप सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग समझ में आया होगा। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो नॉन रिकरिंग इन नेचर, कभी कभी होने वाले खर्च, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस व्हिच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड व्हिच इज लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें याद रखने के लिए आप क्या ध्यान में रख सकते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप ध्यान रखना दैट इज असेट्स परचेस। जो भी आप असेट्स परचेस करोगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैसे सर, फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्नीचर हो गया, अब फर्नीचर असेट्स है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। परचेस ऑफ फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सारे असेट्स हैं। अगर वो परचेस करते हो आप तो ये क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गॉट इट। सो एक्सपेंडिचर में भी आप ऐसे दो पार्ट समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो रिकरिंग होने वाले खर्चे हैं, जो बार बार होने वाले खर्चे हैं वो आते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो असेट्स परचेस है वो आते हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप सिंपल में असेट्स वाला ध्यान में रख सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप ये ध्यान में रख सकते हो कि जो आपने फाइनल अकाउंट में पीएनएल का डेबिट देखा था। ठीक है, जस्ट मैं ये ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पीएनएल के डेबिट में जितने भी आइटम्स आते हैं एक्सपेंसेस के, वो आप ध्यान में रख सकते हो कि दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो कि ये एक्सपेंडिचर में ये दोनों पार्ट भी समझ में आए होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि आपने जो खर्च एक बार किया है, खर्च कितनी बार किया आपने? एक बार किया, लेकिन उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ले रहे हो, आगे नहीं ना, उसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे कि सर फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो रजिस्ट्रेशन फीस, आप रजिस्टर कितनी बार करते हो कंपनी को या एनपीओ को? एक बार, है ना? अगर आपने इस साल रजिस्ट्रेशन किया तो आपने रजिस्ट्रेशन फी डेफिनेटली पे किया होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या नेक्स्ट ईयर अगर आप बिजनेस वापस से, मतलब वो तो कंटिन्यू ही है बिजनेस, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो नेक्स्ट ईयर फिर से रजिस्ट्रेशन फी भरेंगे हम? एनपीओ को फिर से रजिस्ट्रेशन फी भरना होगा? सो द आंसर इज नो, रजिस्ट्रेशन फी फिर से देने की जरूरत नहीं है, ये तो वन टाइम ही है ना? देखो, आपने खर्च तो एक ही बार किया रजिस्ट्रेशन फी का, लेकिन उसका बेनिफिट आप इन फ्यूचर भी ले रहे हो। तो ये हो गया आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्या हो गया दूसरा एग्जांपल? लोगो एक्सपेंसेस। जैसे कि लोगो बनाते हैं हम, हर बिजनेस का एक लोगो होता है कि नहीं? तो अगर आपने लोगो बनवाया है किसी डिजाइनर से, ठीक है, फ्री में तो नहीं करेगा, है ना, पैसे लेगा, तो आपने उससे पेमेंट करके आपने एक लोगो बनवा लिया। अब मुझे ये बताओ, आपने एक साल हो गए, अब वो नेक्स्ट ईयर फिर आएगा पैसे मांगने के लिए, अरे आपको मैंने लोगो बना के दिया था, चलो उसका पैसा इतना बनता है फिर से, ऐसा कहेगा वो? नहीं ना। तो लोगो एक्सपेंस भी क्या हो गया, आपने वन टाइम एक्सपेंस किया, लेकिन उसका बेनिफिट जो है आप इन फ्यूचर में बेनिफिट उसका ले रहे हो, यूज कर रहे हो। सो दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए आता है? ऑब्जेक्टिव में यूज होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल सम्स में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? एक्सपेंडिचर के दो पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप सो ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ ताकि आप वो ध्यान में रखो ये चार पॉइंट को। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट को आप क्या कंसिडर करना? इनकम कंसिडर करना। रेवेन्यू रिसिप्ट को आप क्या कंसिडर करोगे? इनकम। और कैपिटल रिसिप्ट को क्या कंसिडर करोगे? लाइबिलिटी। ठीक है सर, क्यों? अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जस्ट ये वर्ड्स ध्यान में रखो, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम, कैपिटल रिसिप्ट, लाइबिलिटी। नाउ ये दोनों के पॉइंट भी देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कहाँ पे लिखो ना? एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखोगे? असेट्स। तो ये चार पॉइंट ध्यान में रखो आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अभी आपको क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या दिया होगा और हमें क्या प्रिपेयर करना है। सी, सो क्वेश्चन गिवन मतलब कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? दो चीजें। फर्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि एडजस्टमेंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये दो चीज दिया होगा। एंड व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर? वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च, जो भी ईयर होगा वो डेट। ठीक है, सो दो चीज दी हुई होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एंड प्रिपेयर क्या करना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, एंड बैलेंस शीट क्लोजिंग। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, देन उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे बना के दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेट कैसा दिखता है? डेबिट साइड में रिसिप्ट और दो अमाउंट के कॉलम, और क्रेडिट साइड में
पेमेंट और 2 अमाउंट के कॉलम, ठीक है। डेबिट साइड में रिसिप्ट 2 अमाउंट के कॉलम, पेमेंट और 2 अमाउंट के कॉलम, सो ये कहलाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और प्रैक्टिकल सम में भी आपको ये ध्यान में रखना है ताकि इजी रहे हो सके आपके लिए सॉल्यूशन। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, रियल अकाउंट, ठीक है। हमने गोल्डन रूल पढ़ा था ना, तो रियल अकाउंट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट पे अप्लाई होता है। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। तो देखो ना यहाँ पर भी तो वही रूल एप्लीकेबल है, डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट में क्या लिखा है मैंने, रिसिप्ट लिखा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट में क्या लिखा है, पेमेंट लिखा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट, ठीक है। तो दो आपको पता चल गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब देखो, अब जस्ट मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट जो है 2 तरीके के होते हैं, अभी तो हमने ऊपर पढ़ा ना इंपॉर्टेंट टर्म्स में। रिसिप्ट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। पेमेंट भी 2 तरीके के बताया मैंने, ठीक है। तीसरा वाला जो है डेफर्ड वाला वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा तो उसको हम हटा देते हैं, तो बचे कितने 2, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 2 चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इसके मैंने एग्जांपल्स भी बताए आपको। तो ये दोनों के एग्जांपल्स क्या होंगे, मिक्सअप करके रिसिप्ट साइड में आपको ऐसा लाइन वाइज दिया होगा, ठीक है, लाइन वाइज आपको यहाँ पे दिया होगा और आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है दैट विच वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड विच वन इज कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली पेमेंट साइड किसके लिए है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों के एग्जांपल्स जो मैंने अभी बताया ना ऊपर, वो दोनों का एग्जांपल्स क्या होगा, मिक्सचर करके यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको अपनी अपनी जगह पे लिखना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे दिया होता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं हमारे सॉल्यूशन पे कि हमें प्रिपेयर क्या करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमें प्रिपेयर क्या करना है, सबसे पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट, है ना। ऊपर देखा ना अभी हमने दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 2 चीज हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट है डेबिट साइड में आएगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, अमाउंट अमाउंट, एंड क्रेडिट साइड में आएगा आपका इनकम और अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम, मतलब ये सिमिलर किसके जैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड में क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पर भी वही करना है। क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, पीएनएल के इनकम एंड गेन, यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन नाम क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट बता दिया मैंने। अब उसके बाद में इसमें ये 3 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है, ये 3 पॉइंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए ध्यान में रखो, तो आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, एंड व्हाट नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो देखो ये लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड चीज क्या लिखा है, ओनली करेंट ईयर इंफॉर्मेशन विल कम, ओनली करेंट ईयर इंफॉर्मेशन विल कम, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी आप लिखोगे इनकम या एक्सपेंसेस, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर के होने चाहिए, करेंट ईयर के होने चाहिए, दोनों जगह, चाहे वो इनकम की बात हो चाहे वो एक्सपेंडिचर की बात हो, कौन से ईयर के होने चाहिए, करंट ईयर के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ये सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, नॉमिनल अकाउंट, दूसरा पॉइंट करंट ईयर ओनली, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के
सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा आपने, सिर्फ करंट ईयर का, और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो देखो रेवेन्यू नेचर का हमने दो चीज देखा ना ऊपर इंपॉर्टेंट टर्म्स में, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा और रेवेन्यू रिसिप्ट देखा। क्या देखा हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा आपके हिसाब से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो तो एक्सपेंडिचर में आएगा, बराबर। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पर जाएगा, इनकम में जाएगा। आई बात समझ में, ये तीन पॉइंट जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में और राइट बनाने में, ठीक है, हेल्प करेंगे। दैट पहला पॉइंट क्या है, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट आना चाहिए उसमें, दूसरा सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, और तीसरा सिर्फ क्या होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स एंड इनकम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो मान लेते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट का अमाउंट दिया है 1000 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 700। ठीक है, तो बताओ कौन सा ज्यादा है, 1000 या 700? ऑफ कोर्स 1000 ज्यादा है, तो जिस साइड ज्यादा होगा वही टोटल लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1000 लिख दिया, यहाँ पर भी 1000 लिख दिया, और 1000 माइनस 700 कितना बैलेंस बच जाएगा, 300। ठीक है, तो 300 मिल गया। अब पीएनएल अकाउंट में क्या लिखते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते थे, है ना, प्रॉफिट होता था तो नेट प्रॉफिट लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम एनपीओ कर रहे हैं तो नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ये इसका नाम क्या लिखेंगे, सरप्लस। हालांकि मतलब वही होता है, मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन नाम क्या लिखेंगे हम, सरप्लस लिखेंगे। ठीक है, तो 300 क्या है आपका, सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अगर यही अगर हम रिवर्स कर दे तो, मतलब कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो बैलेंस कहाँ पर मिलेगा, तभी क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलेगा। जब क्रेडिट साइड में बैलेंस मिलेगा तो लॉस है वो, लेकिन लॉस नहीं लिखना है, कौन सा वर्ड लिखना है, डेफिसिट वर्ड यूज करना है। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करना है, डेफिसिट, तो बाय डेफिसिट लिखें। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा डेबिट में मिलेगा तो सरप्लस, लॉस हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेफिसिट। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दोनों रेवेन्यू हमने यहीं पे लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, करेक्ट। अब क्या बचे, कौन से नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बचे, कैपिटल वाले, है कि नहीं। अच्छा सर, हमने तो सिर्फ रेवेन्यू वाला यहाँ पे लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो कैपिटल नेचर वाला कहाँ लिखेंगे, सिंपल सी बात है, बचा क्या अपने पास, बैलेंस शीट। हमारे पास बचा क्या है, बैलेंस शीट। तो कैपिटल नेचर वाले कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी और असेट्स, तो दोनों भी कैपिटल नेचर वाले यहाँ पर आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो समझते हैं इसको कैसे आएगा, असेट्स में क्यों आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो भी आपका असेट्स परचेस्ड है वो सब क्या है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने ऊपर देखा था ना एग्जांपल्स में। ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आई बात समझ में। ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर। तो जब असेट्स का नाम आ गया, असेट्स परचेस, तो डेफिनेटली वो कहां पर आएगा, असेट्स में ही आएगा ना, लायबिलिटी में तो आएगा नहीं। इसलिए हमने असेट्स में क्या लिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दिया। ठीक है, तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स में आ गया तो बचा क्या, कैपिटल रिसिप्ट बचा। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे आएगा, आपका लाइबिलिटी में। आई बात समझ में। तो जो हमने चार इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे, रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चार पॉइंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में क्या करने हैं, लिखने। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि ये चार पॉइंट ध्यान में रखो, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पर आएगा, इनकम में। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम में लिखा है ना हमने, देख लेते हैं, ये देखो रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम में ही लिखा हुआ है, आई बात समझ में। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखो यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम में, क्लियर। नाउ और क्या था,
यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे था, लाइबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पे था, यहाँ पे लाइबिलिटी में था। तो देखो लाइबिलिटी में चलो है कि नहीं, ये देखो लाइबिलिटीज में कैपिटल रिसिप्ट आ गया, करेक्ट। तो देखो ऐसे क्रॉस करके अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे है, रेवेन्यू रिसिप्ट यहाँ पे है, और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे लाइबिलिटी, ठीक है ऐसा, इनकम और लाइबिलिटी। और वही अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो यहाँ पर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, असेट्स में। आई बात समझ में, ऐसा। तो रेवेन्यू वाले और दोनों रेवेन्यू कहाँ पर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों कैपिटल कहाँ पर है, बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन असेट्स में कौन सा कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लाइबिलिटी में कौन सा कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट। आई बात समझ में। तो ये ऐसे करके आपका फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जो बताया है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये जस्ट आप हेडिंग मत देखो, इसके मैंने एग्जांपल्स लिखा है ना, वो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे, असेट्स, लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, फॉर्मेट का। देन उसके बाद में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे कैपिटल दिया होगा तो जो यहाँ पे आपको सरप्लस मिला है, सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है, प्लस। तो अगर सरप्लस हुआ तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, देखो ये खुद ही बोल रहा है ना, प्लस बोल रहा है ना, सरप्लस में प्लस है ना, तो ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है। ये शॉर्टकट है, जस्ट मैं बच्चों को बताता हूँ कि प्लस होगा तो वो प्लस ही करना है, ठीक है। तो अगर सरप्लस की जगह डेफिसिट आया तो डेफिसिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सर इसमें तो है नहीं डेफिसिट का माइनस से कुछ लेने देना, तो जस्ट एक ऐसी शॉर्टकट बन गया, ठीक है। सरप्लस होगा तो प्लस करेंगे, और अगर नहीं होगा सरप्लस तो डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा तो माइनस करेंगे, सही। और जो अमाउंट आएगा बाहर। एंड लास्ट में बैलेंस शीट क्या होता है, अब सभी को पता है, फाइनल अकाउंट में किया था हमने, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, टैली, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, टैली होता है। आई बात समझ में। सर इसमें आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट बता दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बता दिए, ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं बताया। एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे जैसे जस्ट दो चार एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको एडजस्टमेंट देखना है तो फाइनल अकाउंट का मैंने पार्ट 3 में, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। चैनल में जाके उसमें जाओगे, आपको फाइनल अकाउंट का पार्ट 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनल अकाउंट वीडियो में, लेकिन कौन सा पार्ट, पार्ट 3 वीडियो देखना है आपको, ठीक है। पार्ट 3 उसमें आपको एडजस्टमेंट के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, जो मैंने बताया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तकलीफ क्या देगा आपको, सब्सक्रिप्शन ही देगा। तो क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन, तो देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यानी कि मेंबरशिप फी, करेक्ट। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो अगर ये मेंबरशिप फीस है, ठीक है, तो ये मेंबरशिप फीस हम तो एनपीओ है ना, तो हम रिसीव करेंगे, यस सर। मेंबरशिप फीस एनपीओ रिसीव करती है ना मेंबर से, तो जब मेंबरशिप फीस रिसीव करेंगे तो ये कहां पर आएगा, इनकम में आएगा, है ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कौन से नेचर का हो गया, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। देखो अगर आप ऊपर जाओगे तो मैंने आपको बताया था, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में एग्जांपल बताया था, देखो मिला आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू रिसिप्ट में नंबर 1 पे यही एग्जांपल बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट में नंबर 1 पे मेंबरशिप फीस, ठीक है, यानी कि सब्सक्रिप्शन, ये एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, और जितना हो सके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। और 2-3 बार आप ये वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको एनपीओ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन यानी कि मेंबरशिप फीस, और मेंबरशिप फीस कहाँ पे आता है, इनकम में आता है। तो यहाँ पे लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वाला अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान रखो, ये मैंने शॉर्टकट बनाया है, ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट सब्सक्रिप्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, करंट ईयर
और लास्ट ईयर, ठीक है, करंट ईयर और लास्ट ईयर। चलो हम पहले करंट ईयर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे ये बताओ कि हम हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा प्लस करते हैं, करेक्ट। आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है और एडवांस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी यूज वही करेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है और एडवांस हमेशा माइनस होता है। बस जो आपको ये याद है ना, 11 से और 12 में फाइनल अकाउंट में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो याद है आपको, ये बस ये ध्यान में रखना कि ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का होता है, कि अगर आउटस्टैंडिंग प्लस हो है और एडवांस माइनस है तो ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है, ठीक है। और वही अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, तो इसका टोटली ऑपोजिट, ठीक है, इसका टोटली क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सर कैसे ऑपोजिट होगा, अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस है और एडवांस माइनस है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, माइनस, और लास्ट ईयर का एडवांस क्या होगा, प्लस। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस एंड लास्ट ईयर एडवांस प्लस। आई बात समझ में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट ईयर के कितने इफेक्ट आएंगे, ओनली वन इफेक्ट, याद रखना। लास्ट ईयर के कितने इफेक्ट आते हैं, सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। लेकिन वही अगर करंट ईयर की बात हो तो करंट ईयर के कितने इफेक्ट आएंगे, दो इफेक्ट आएंगे, याद रखें। करंट ईयर के कितने इफेक्ट आएंगे, दो इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, सब्सक्रिप्शन क्या इनकम है ना, ठीक है, तो पहला इफेक्ट आपने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे लिखोगे, इसको असेट्स में लिखोगे। सर असेट्स में क्यों लिखेंगे, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन जो है इनकम है, ठीक है, तो इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम आने वाला है। तो जब पैसे आने वाले होंगे तो वो मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा, लाइबिलिटी थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसलिए करंट ईयर का दो इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट प्लस और दूसरा इफेक्ट असेट्स। और वही अगर हम करंट ईयर एडवांस की बात करें तो एडवांस क्या होता है, माइनस। अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, समझ के चलते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी से पैसे एडवांस में ले लिए, ठीक है, तो ये आपके ऊपर क्या जनरेट हो गया, असेट या लाइबिलिटी। अगर आपने किसी से पैसे एडवांस ले लिए हैं तो आपके ऊपर क्या जनरेट हो गया, लाइबिलिटी जनरेट हो गया, यस, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखेंगे, उसको लाइबिलिटीज में लिखेंगे, गॉट इट। तो करंट ईयर के दो इफेक्ट हमेशा ध्यान में रखना, लेकिन लास्ट ईयर के कितने इफेक्ट होते हैं, ओनली वन इफेक्ट होते हैं। सर लास्ट ईयर के वन इफेक्ट क्यों होते हैं, बिकॉज एक इफेक्ट लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी कर चुका है, अब ये लास्ट ईयर को हम इस साल लेकर आ रहे हैं ना करंट ईयर में, तो करंट ईयर में सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट ईयर में एक इफेक्ट हो चुका है तो करंट ईयर में हम सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन वही अगर हम करंट ईयर की बात करें, ठीक है, तो दो इफेक्ट दिखाएंगे, गॉट दिस, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, इनकम में होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या किया है, यहाँ पे प्लस, और करंट ईयर का एडवांस क्या किया है, माइनस। पहले दोनों करंट ईयर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर अगर वही लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो क्या किया है, माइनस, क्या किया है, माइनस। और वही अगर लास्ट ईयर का एडवांस हो तो क्या किया है, प्लस किया। बस टोटल करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दी, आपको सब्सक्रिप्शन का आ जाए, ठीक है। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो में सिर्फ क्या है, आपका बेसिक मैंने बताया है। इसके ऊपर एक सोल्यूशन होगा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जल्दी वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देख लो, अगर कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनमें जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये सीखने को मिले, ठीक है। जो बच्चे डाउट में है कि हाँ एनपीओ चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। बस ये है कि आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।